लोग बात करेंगे किसकी, वेरिएबल्स की बात करने वाले ना। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कुछ थोड़ा बहुत, तो उसको फिर से रिकैप फिर से करते रिवीजन। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा नहीं होगा ना आपने, पढ़ा है? पढ़ा तो है सर, लेकिन एक बार आप करा दीजिए। आपने वो स्वतंत्र चर और उसके बारे में पढ़ाया हाँ, था ना। पूरा पूरा बताएंगे उसमें। ये वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स से रिलेटेड आपको बात करनी ना हम लोगों को। हाँ सर, उसके बारे में कर लीजिए। हाँ, उसी से कर लेते हैं, ये सबको और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लोग यूनिट 6 से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें रिसर्च में वेरिएबल्स एक मेन फैक्टर होता है, इसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। यदि आपके रिसर्च में वेरिएबल, मतलब कि रिसर्च जो करते हैं वो दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है उसको जानने का प्रयास करते हैं। मतलब दो चर हैं, उन चरों के बीच क्या संबंध है उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रश्न उठता है कि वेरिएबल क्या होता है या चर किसे कहते हैं, आप बताओ। जी सर, जिसका मान सदैव मतलब चेंज होता रहता है ना, हाँ, जो उसे हम चर परिवर्तित, कहते हैं। ठीक है। हाँ, और परिवर्तित करता। ये तो गणितीय भाषा में हो गया, रिसर्च की भाषा में क्या होगा? जी सर, जिस कोई वस्तु या प्राणी या घटना के गुणों को हम मापते हैं ना, जो मापने योग्य है उनको हम चर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही है। रिसर्च की भाषा में आपने बताया कि जब कभी किसी वस्तु के हम गुणों को नाप सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, वही चर आपका कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये तो रही रिसर्च की बात। लेकिन जो आपने बताया कि जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है उसे चर कहते हैं, वो गणितीय भाषा में, मैथमेटिकल प्रोसेस में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे, या टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक, टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे, या इसके बारे में और भी चीजें, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, या और भी जितना भी नाम हम दे सकते हैं दे देंगे इसमें। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे, दो चर आपको दिखाई देते हैं। कौन से दो चर? एक स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर होता है, और दूसरा क्या होता है, आश्रित चर। ठीक है, आश्रित चर, जिसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर को इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। आप एक पेज लेना, उसमें लाइन खींच के आगे बढ़ाते जाइएगा ना। हम अभी बोर्ड में थोड़ा कम जगह रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं आईवी। बहुत सी किताबों में शॉर्ट में लिख के आईवी डिफाइन कर देते हैं और डीवी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना कि ये शॉर्ट में जो लिखा रहेगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि स्वतंत्र चर क्या होता है और आश्रित चर क्या होता है, तो उसके बारे में कहते हैं हम लोग। तो इसको जो है अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अथवा करके आप लिख दो, अथवा जी सर, स्टिमुलस इसे वेरिएबल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपक चर कहते हैं, मैनिपुलेशन वेरिएबल्स कहते हैं इसको सर, हाँ, हेर फेर। स्टिमुलस वेरिएबल भी इसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं उद्दीपक चर। क्या बोलते हैं, उद्दीपक चर, उद्दीपक चर, उद्दीपक चर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे वही डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर या रिस्पॉन्स चर। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, रिस्पॉन्स वेरिएबल को अनुक्रिया चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अनुक्रिया, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया चर होता है आपका। इसका और क्या नाम है, इसका बिहेवियरल चर ही बोलते हैं, व्यवहार चर इसको बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इस नाम से ही बोलते हैं, मतलब व्यवहार चर बोलते हैं। ठीक, इतने नामों से इसको हम लोग जानते हैं या समझते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब बात करते हैं इसके 1.1, इसके हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर को भी हम डिवाइडेशन, अभी हम पूरा का पूरा डिवाइडेशन करते रहे, फिर हर एक पॉइंट पे हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, अभी स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है और एक इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। आपने बोला अभी कि मैनिपुलेशन वेरिएबल भी इसको हम नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन वेरिएबल। आपने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, मैनिपुलेशन लिख लिया आपने? जी सर। ठीक है, मैनिपुलेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ तोड़। क्या बोलते हैं, जोड़ तोड़। ठीक है, जोड़ तोड़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर को भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहले देखते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। देखिए, डायरेक्ट मैनिपुलेशन, यहीं पर डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। ठीक, क्लियर है। इसी को एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको टाइप एस बोलते हैं, सॉरी टाइप ई है ये टाइप ई है और वो वाला टाइप एस है। हाँ टाइप एस। टाइप ई का एक्सपेरिमेंटल, हाँ। एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको सिलेक्ट या सिलेक्शन, ठीक है, ये दो होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग, हाँ अब इसके बारे में पूरा का पूरा, इसको टाइप एस को हम एक्टिव सक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय। हिंदी में लिख कर आएगा तो सक्रिय इसको बोलते हैं, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्दिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्दिष्ट। निर्दिष्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असाइंड। लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है ना इंग्लिश में। ठीक है, असाइंड। ठीक है, असाइंड वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट। क्लियर है सर, यहाँ तक तो आपने पढ़ाया था पहले, लेकिन इसके बाद जो बायचर और उसके बाद जो आया था वो ये डिपेंड, ये आपका टाइप ई और टाइप एस क्लियर हो गया है। हाँ जी सर, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ना। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, कि स्वतंत्र चर क्या होता है और आश्रित चर क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी किसी भी चीज में कोई परिवर्तन होता है, तो अपने आप में जो परिवर्तन करता है उसको हम स्वतंत्र चर बोलते हैं, और जिसका प्रभाव जो है, परिवर्तन का प्रभाव जिसमें देखा जाता है, उसको हम आश्रित चर बोलते हैं। इसमें एक उदाहरण हमने आपको बताया था कि 5 साल के बच्चे में
कोई विशेष व्यवहार हमें देखने को मिलता है, जैसे उसके सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहते हैं हम, कि कोई बच्चा किस तरीके से सीखता है, तो वह विशेष रूप से यह देखना चाहता है कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया जो है, क्या वो पुरस्कार की प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित होगी। बच्चों को हम पुरस्कार के रूप में कहें कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो उस पुरस्कार की वजह से बालक में जो प्रभाव होगा वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो पुरस्कार है वो किस प्रकार का चर कहलाएगा, स्वतंत्र चर कहलाएगा, आश्रित चर कहलाएगा, या बाह्य चर कहलाएगा, किस प्रकार का कहलाएगा, बताइए आप। सर वो स्वतंत्र चर होगा ना हाँ, उसका। अब क्यों होगा? क्योंकि आपको पहले से पता है कि पुरस्कार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, पुरस्कार में को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। जब कभी किसी में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात पुरस्कार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमने बचपन में कहा तुम्हें छोटी साइकिल दिला देंगे, हमने ये कहा कि जब आप अच्छी मतलब जो एग्जाम क्लियर कर लोगे तो मोबाइल दिला, मतलब ये पुरस्कार की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। जी सर। क्लियर। अब देखो, अब यहीं पे जो घटाने और बढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कहते हैं कि अगर छोटा सामान छोटा पुरस्कार दिया तो उसका एक्सपेरिमेंट करते कितना प्रभाव पड़ रहा है, अगर बड़ा पुरस्कार दिया तो देखते उसका प्रभाव कितना पड़ा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग ना, कि छोटा और बड़े के अंतर के। तो ये एक्सपेरिमेंटल आ गया समझ में आपको। जी सर। और कभी-कभी हमें इसको कंट्रोल करके देते हैं, नियंत्रित करके देते हैं हम। जब कभी नियंत्रित करके देते हैं तो टाइप एस हो जाता है, सिलेक्ट एटमॉस्फेयर में देते हैं, सिलेक्ट करके चीजें देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक ही एग्जांपल में आपको देखने को मिल गया। अब आपको ये भी पता हो गया क्यों हम इसको टाइप ई कहते हैं और क्यों हम इसको टाइप एस कहते हैं, एक ही एग्जांपल में, बताइए। जी सर, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम वो करते बढ़ा चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब यहीं पे कहा गया कि इसको बिहेवियरल क्यों कहा गया, या अनुक्रिया क्यों कहा गया। तो हम देखते हैं कभी कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर को कभी कभी हम लोग उद्दीपक चर भी कहते, क्यों? क्योंकि जब कभी एक्सपेरिमेंट कहते हैं तो एक्सपेरिमेंट में उद्दीपक के प्रभाव मतलब स्टिमुलस के प्रभाव को हम लोग कहाँ उसके व्यवहार में परिवर्तन पाते। जैसे हम लोग मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें जो है, जैसे आपने स्किनर पढ़ लो, थार्डाइक पढ़ लीजिए, पावलॉव पढ़ ले, तो उसमें हम लोग के उनके एक्सपेरिमेंट में दिखता है कि उन्होंने पावलॉव ने क्या किया था, एक कुत्ते को जो है बांध रखा था और उसके सलाइवा की मात्रा को चेक करना चाह रहे हैं। तो वो रोटी जब जब देते थे, मतलब जब वो रोटी देखता था तब उसके लार आती थी, रोटी को ट्रांसफर करके उन्होंने घंटी की आवाज में ट्रांसफर किया, कि घंटी की आवाज जैसे ही सुनेगा वैसे ही कुत्ते के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हो जाएगा। तो इसी को स्वतंत्र चर कहा गया उद्दीपक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि जो है पावलाव के सिद्धांत में जो उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, तो अनुबंधित उद्दीपक को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे आया था स्वतंत्र चर कहते हैं, आश्रित चर कहते हैं, बाह्य चर कहते हैं, या सब कहते हैं। तो याद रखिए जब कभी उद्दीपक चर होगा तो उद्दीपक चर सदैव क्या कहलाएगा, स्वतंत्र चर कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर कभी अब इसको देखकर जो उसमें रिस्पांस जो प्रभाव दिखता है उस कुत्ते के अंदर जो पावलोव ने प्रयोग किया था, उसी को वो क्या कर रहा है, वो बिहेवियर को चेक कर रहा है, कुत्ते के क्या कर रहा है, बिहेवियर को चेक कर रहा है, किसके माध्यम से, रिस्पांस के माध्यम से, इसलिए इसको आश्रित चर बोला गया है। क्लियर। तो ये साइकोलॉजी में भी प्रश्न आया है और ये अच्छे तरीके से पूछा गया। अब बच्चे वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, अगर इस तरीके से अगर आप पढ़े रहेंगे, हम लोग पढ़े रहेंगे, तो मे भी उस समय हम लोग को याद रहेगा ये चीजें। क्लियर है। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर प्रयोगकर्ता कभी कभी जो है स्वतंत्र चर में हेर फेर जो है डायरेक्ट नहीं कर पाता है, तो इनडायरेक्ट कर लेता है। जैसे इसमें क्या है कि यदि जब कोई चाहे कि अपने जो है एक्सपेरिमेंट में किसी की आयु को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, तो आयु में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ तोड़ हम लोग नहीं कर सकते। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये सिलेक्शन जो लिए है ये कैसे लिए आप,
ठीक है, तो आप बता सकते हैं या कहेगा कि इनडायरेक्ट वेरिएबल क्या होता है, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, आप उसको कैसे समझाओगे। तो आप बताओगे कि जब कभी एक ही कक्षा में कई बच्चे बैठे होते हैं, कोई मान लो 7 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, तो वहां पर क्या होता है, इनडायरेक्ट वे से अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर क्या करते हैं हम लोग, उनकी एज में हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते। तो वही आपका हेर फेर जो हम करते हैं, जिसमें किसी को पता नहीं चलता है। हमने कहा क्लास 6 के सभी एग्जाम होंगे। अब क्लास 6 में सभी एग्जाम हो सकता है कोई बच्चा देर से पढ़ा हो, कोई जल्दी से मतलब एडमिशन ले लिया हो, तो वहां पर जो मैनिपुलेशन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है आपका। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हो तो बताएं आप। सर पहला वाला तो क्लियर हो गया, ये दूसरा वाला नहीं हुआ, टाइप एस क्लास में वाला भी क्लियर हुआ आपने ना? बताया। हाँ, टाइप एस को हम लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइप एस को हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप एस स्वतंत्र चर को हम लोग जो है ऐसे चर कहते हैं जिसमें तोड़फोड़ जो, या हम कह सकते हैं मैनिपुलेशन जो है प्रयोगकर्ता सीधे ना करके चयन द्वारा करता है। ठीक है, चयन की प्रक्रिया में करता है, तो ऐसे में क्या कहता है, हेरफेर करता है, तो ऐसे में चयन किए गए को एस टाइप हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? फिर इसमें कहता है उदाहरण के रूप में आपसे कहे तो कहेंगे आयु या सेक्स में परिवर्तन, या धर्म में परिवर्तन, या बुद्धि लब्धि में परिवर्तन, या आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन, या शैक्षिक चीजों में परिवर्तन। अब यहाँ पर ये बात हुई कि इसका कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए तो हो सकता है कि हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक, तो वो मान लिया जाए कि कोई प्रयोगकर्ता यौन का प्रभाव बुद्धि पर क्या पड़ता है यह देखना चाहता है। वेस्टर्न कल्चर में ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि सेक्स का प्रभाव इंटेलिजेंस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है यह देखना है। तो वो क्या करेगा, वो ऐसी कंडीशन में दो प्रयोज्यों के समूह, मतलब दो प्रयोज्य, दो जिन पर जो प्रयोग करना है उन पर दो समूह बनाएगा, दो समूहों का चयन करेगा। ठीक है, एक समूह जो है कौन सा रहेगा, पुरुष रहेगा, मतलब सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट लेगा। अब दो सब्जेक्ट में एक मेल लेगा और दूसरा क्या लेगा, फीमेल लेगा। दो सब्जेक्ट उसने ले लिए। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब दोनों के लिए, अब दोनों की इंटेलिजेंस को वो चेक करेगा। भाई पुरुष के इंटेलिजेंस को चेक करेगा, मेल के इंटेलिजेंस को चेक करेगा, और फीमेल के इंटेलिजेंस को चेक करेगा। तो यहाँ पर प्रयोगकर्ता के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि सेक्स में किसी तरह का सीधे परिवर्तन कर दे या जोड़ तोड़ कर सके। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर किसी तरीके का कोई वो जोड़ तोड़ कर सकता है क्या? भाई जो नहीं, मेल है वो उनके मेल अलग ही अलग। रहेगा और जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगा। जोड़ तोड़ मतलब कि यहाँ पर सीधे रूप से परिवर्तन ना करके जोड़ तोड़ करके आगे की क्रिया करेगा। मतलब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर प्रयोगकर्ता, यह संभव नहीं है कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के सेक्स में किसी तरह का सीधे परिवर्तन करके, अर्थात जोड़ तोड़ करके आगे क्रिया करे। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ यहाँ मात्र चयन मतलब सिलेक्शन द्वारा ही किया जाना संभव है, किसी की लंबाई की तरह या उसमें सीधे परिवर्तन नहीं कर सकते लंबाई या चौड़ाई की तरीके। क्लियर यहाँ पर इतने पॉइंट? मतलब कुछ भी करेंगे वो सिलेक्शन करके द्वारा ही हम कर पाएंगे, ये है इसका। हाँ, सिलेक्शन के द्वारा ही हम जी सर। करेंगे यहाँ पर। क्लियर? जी सर। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पर। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी कि जो है आश्रित चर की डेफिनेशन हिल ने क्या कहा था। हिल ने कहा था कि आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं। हिल के अनुसार लिख लीजिएगा कि आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में हम पूर्व कथन करते हैं। क्लियर है? बताइए। जी
ये लाइन जो आपने बोली ये इसमें है ना, स्वतंत्र चर की या आश्रित आश्रित चर चर की की है, बोली आश्रित आपने चर ये? की है, आश्रित इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है सर। अब यहाँ पर ये कहता है, अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि आश्रित चर पर जो भी प्रभाव होता है उसको भाई चेक तो किया जाएगा, उसको जांचा तो जाएगा कि भाई कैसे हुआ। कहेंगे आश्रित चर के मापन एवं चयन के संबंध में महत्वपूर्ण बात जो है शोधकर्ता द्वारा ये चीजें अवश्य ध्यान दी जाती है। एक सतह प्रभाव क्या होता है, सतह प्रभाव, ठीक है, काफी डीप में लेके चल रहे हैं कि जिससे आपको दिक्कत हो। एक सतह प्रभाव होता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोर, फ्लोर या फ्लूड होता है ना, ये आपका फ्लोर, फ्लोर इफेक्ट, ठीक है। नंबर एक फ्लोर आपका सतह प्रभाव होता है, दूसरा होता है अधिकतम प्रभाव, नंबर दो पर अधिकतम प्रभाव, ठीक है। अधिकतम प्रभाव को हम लोग सेलिंग इफेक्ट बोलते हैं, इसको याद रखिए, सेलिंग हिंदी में अधिकतम बोलते हैं, इंग्लिश में सेलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ये हमने नहीं बताया था ना आपको, क्लियर? नहीं, ये नहीं बताया था, नहीं चलो, बताया। हाँ तो वही मैंने कहा कि जब पढ़ाएंगे तो और डीप में आपको ले चलेंगे। चलो, अब क्योंकि आपको इस बार इतना मतलब बता देंगे रिसर्च में कि आप कोई भी किताब उठाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने ये पॉइंट छोड़ दिया है। मैं भी बहुत सी चीजें दी रखी होती है लेकिन फिर भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलो, अब सतही प्रभाव क्या होता है, तो सतह प्रभाव कैसा होता है, तो ये ऐसा प्रभाव होता है जहां पर कोई रिसर्चर या प्रयोगकर्ता नल रिजल्ट मतलब निराकरणीय परिकल्पना इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि अधिकतर सब्जेक्टों का परिणाम जो है बहुत सी चीजों पर ध्यान होता है। जैसे इसमें क्या होता है सतही प्रभाव में, सतही प्रभाव में ऐसा होता है कि जो दिया गया कार्य हो वो बहुत कठिन था, मतलब कोई कार्य है बहुत कठिन था। या एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल याद आता है, शायद एके सिंह सर की किताब में पढ़ा था मैं, एके सिंह सर की किताब में है या आर एस शर्मा सर की किताब में है, ठीक है। मैं आपको पढ़ने अगर किताब भी पढ़नी है तो 2 या 3 किताबों में ही ये वेरिएबल पढ़ने को मिलता है। एक एके सिंह सर की किताब में है और आपका दूसरा जो है वो आर एस शर्मा सर की किताब में है और आपका एस पी गुप्ता सर की किताब में, बस यही 3 में आपको वेरिएबल्स कायदे से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। तो इसमें कहता है कि सतह प्रभाव क्या होता है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लिया जाए कि किसी प्रयोग का उद्देश्य विभिन्न रंगों की रोशनी के प्रति, मतलब जितने भी कलर होते हैं, नीला, काला, पीला, हरा, जितने भी रंग होते हैं उनके प्रति लोगों की संवेदनाएं क्या होती हैं, ठीक ठीक है। जैसे लाल कपड़ा दिखा दिया तो सांड दौड़ के मार देता है, ऐसा पुराने समय में देखने को कहा मिलता है नहीं मिलता है, बताओ आप, बोलिए। हेलो, कहावतें तो सुनी है। हाँ कहावतें हाँ सर, सुनी है। सुनी है। तो रिसर्चर ने भी ये सोचा कि आखिर ये रंग ऐसा क्या प्रभाव डालता है जो सामने वाला इतना, कोई अगर रेड कलर देख लो तो मतलब कहीं पर अगर आप कैंडल लाइट डिनर करने जाओगे तो डिम लाइट होती है और रेड लाइट का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कपल्स के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो रिसर्चर के मन में यही आया कि विभिन्न रंगों की रोशनी के प्रति क्या संवेदनशीलता, मतलब क्या इमोशंस रहते हैं, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करना है। परंतु सभी मतलब सभी दिए गए रंगों की तीव्रता दहली, जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, से नीचे, मतलब कह रहे कि सभी रंगों की तीव्रता जो होती है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है, तो इससे कोई अर्थपूर्ण आंकड़ा प्राप्त नहीं होगा। इस तरह के प्रभाव को हम सतही प्रभाव कहते हैं हम लोग, मतलब कि वहां पर जो उसकी रोशनी कम कर दी, रोशनी तेज कर दी, तो वहां पर एक बेसिक सा हम लेंगे, फ्लोर का मतलब होता है एक बेसिक, उसका तेज और मतलब मान लो बहुत डार्क लाइट कर दिया या बहुत हल्की लाइट कर दिया, प्रभाव उसका पड़ता है लेकिन बहुत कम पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये ऐसा रिसर्च होता है। तो आप याद रखो, जब कभी कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो रेस्टोरेंट खोलते समय भी वो लाइट का बहुत खासा ध्यान रखता है कि जो लोग आएंगे उनके लिए कैसी लाइट चाहिए,
ठीक है। तो ये आपका किस वेरिएबल के अंतर्गत जाएगा? ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत जाएगा आपका। पहला किसको, ये क्या है, ये चेक करने के लिए कि आश्रित चर का जो है प्रभाव कैसा सर रहेगा, इसको सर जांचने के लिए हम लोग कहते हैं फ्लोर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट बताओ। क्लियर हो गया, लेकिन सर इसके लिए कोई एक लाइन बोल दीजिए जिससे हमें थोड़ा दिमाग में रहेगा ये कि हाँ इसका ये है। अच्छा, देखिए, सतह प्रभाव ऐसे प्रभाव को कहते हैं जिससे जिससे प्रभाव कम या ज्यादा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे प्रभाव या जोड़ तोड़ करने पर ज्यादा प्रभाव ना पड़ता हो। सतह प्रभाव ऐसे प्रभाव कहते हैं जिसमें जो चर में जोड़ तोड़ करने पर अधिक प्रभाव ना पड़े। जी ठीक सर। ठीक। अब अधिकतम प्रभाव क्या होता है, सेलिंग इफेक्ट क्या होता है? तो सेलिंग इफेक्ट जो है तो इसके ठीक जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कहते हैं अधिकतम प्रभाव से तात्पर्य वैसे प्रभाव से होता है जिसमें सब्जेक्ट का प्राप्तांक मापनी बहुत हाईएस्ट लेवल पर होता है। ठीक है, तो उन्हें जो है दिया गया, मतलब यहाँ पर कार्य कठिन होता है। यहाँ पर देखिएगा, कार्य कठिन, ठीक है, सतही में कार्य कठिन होता है जबकि यहाँ पर कार्य काफी आसान होता है। इसमें अधिकतम में कार्य आसान, देखिए उल्टा है जस्ट, लेकिन जब अधिकतम लगाएंगे तो कठिन लगा देंगे। ठीक है, यहीं पर आपको मैचिंग करने को मिल सकता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि देखिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया, डीप में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आश्रित चर के मापन के प्रकार दे देंगे और कहेंगे आश्रित चर को मापने की ये कार्य दे देंगे कि कठिन कार्य किसके अंतर्गत आएगा और आसान कार्य किसके अंतर्गत आएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना है। अभी एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, जी ठीक है, तो अब इसका कर लिया एग्जाम्पल सर। लेते हैं। अब एग्जाम्पल कौन से लेते हैं? वही वाला लेते हैं जो पहले इसमें लिया था। अब इसमें कहते हैं कि अगर सभी रंगों की रोशनी स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट को दिखाई दे रहा है तो वहां पर सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट इन द सेंस मेल या फीमेल या कोई भी आप जो वेरिएबल लेंगे, ठीक, तो कह रहा है कि वहां पर प्रयोज्यों के लिए इन रोशनी की संवेदनशीलता को बतलाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, जब हाईएस्ट लेवल पर उसका मापन स्तर प्राप्तांक जो है, जो उनका क्राइटेरिया है वो ज्यादा बड़ा रखेंगे तो वहां पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि तब यह स्थिति जो है काफी अधिकतम रूप से प्रभावशाली उत्पन्न होगी। क्लियर? यहाँ पर कुछ लोगों में करके देख लिया है तो कठिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको बड़े स्तर पर देखा जाएगा, करा जाएगा, तब ये जो है आपका दिखता है आपका। क्लियर है पॉइंट? जी हाँ, अब इसमें अब दोनों को मिलाकर करते हैं। अब ये बहुत खास पॉइंट आएगा जो बहुत मतलब जो लोग कर रहे हैं इस वर्क में बहुत कम ही लोग जानते हैं ना, कि अभी बताएंगे। तो इसमें अब दोनों को कंपेयर करके भी पढ़ लेते हैं। आप लिखते जाना जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ये दोनों तरह का प्रभाव किसी भी कार्य पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इन दोनों का, ये दोनों तरीके के कार्य किसी भी तरीके पर प्रयोग किया जाता है जिसमें आश्रित चर का चयन स्वतंत्र चर के संपूर्ण रेंज को या संपूर्ण प्रसार को ध्यान में रखकर नहीं किया गया हो। मतलब स्वतंत्र चर का जो है पूरा ध्यान, इसने प्रभाव डाला स्वतंत्र चर ने, लेकिन उसका जो है प्रभाव हम पूरे तरीके से नहीं देख पाए। तो जब नहीं देख पाए, केवल प्रभाव हमें दिख रहा है, तो प्रभाव को जब चेक करेंगे तो स्वतंत्र चर की पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। क्लियर? जी लेकिन अब इसको कंट्रोल भी करना है कि भाई हमारा कठिन भी ना हो ना ज्यादा आसान हो। तो रिसर्चर क्या करेगा? रिसर्चर इसको रोकने के लिए क्या करेगा? कोई भी प्रयोग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, केवल उसको सूझबूझ की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, और सूझबूझ के साथ साथ एक काम और करना पड़ता है, बल्कि उसमें सूझबूझ के साथ मतलब अपनी समझ के साथ साथ एक स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, उस स्टडी को कहते हैं पायलट अध्ययन। क्या बोलते हैं? पायलट अध्ययन। पायलट अध्ययन पढ़ा है आपने? नहीं। ये हमने पढ़ा था सन 2016 में। ठीक, आज से क्या साल पहले? 8 साल पहले, जब सन 2016 में हमने ए के सिंह, और ये चीज पॉइंट मिला है ए के सिंह सर की किताब जब हम पढ़ रहे थे, तब मैं पढ़ा था। मैंने अपने सर से पूछा पायलट स्टडी क्या होती है, तो थोड़ा वो भी कंफ्यूज हुए, उनको भी नहीं पता था, क्योंकि जितने भी कोचिंग में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो क्या होता है, उनके पास नोट्स रहता है, वो जाते हैं डेली और नोट्स जाके बता देते हैं उनको। और अगर आप एक्स्ट्रा चीजें आप पूछने लगोगे, तो ये हो सकता है कि टीचर मेरे ज्यादा ना पसंद कर, मतलब पसंद इन द सेंस कि सही था, लेकिन सब बच्चों के बीच में अगर आप एक दिन ठीक है पूछ लिया, 2 दिन ठीक है पूछ लिया, लेकिन हर बार नई नई चीजों को खोज कर लेकर आओगे टीचर के सामने, तो टीचर फिर क्या करेगा? आपके प्रश्नों की आपको अवॉइड करेगा या आपको साइड में ले जाकर समझा देगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि सर जब पढ़ाते थे तो हम बुक भी पढ़ के जाते थे, और बुक में डेली एक नई चीज पॉइंट मिल ही जाता था हमें। भाई नहीं समझ में आएगा तो अपने टीचर से पूछेगा, जब उनसे पूछा वो भी नहीं बता पाते, तब किताबों से खोजना शुरू किया, तब जाके पढ़ा कि पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट अध्ययन। तो ऐसी समस्या आपके पास नहीं आने वाली है, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ हम बुक को भी स्टडी करते चलते हैं, और एक नहीं कई बुकें हैं हमारे पास, जिसमें आपको कहोगे तो मैं आपको फोटो भी हम भेज सकते हैं, उसमें हर चीज में देखते रहते हैं। तो ये पायलट स्टडी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें कहते हैं, जब कभी आपने कभी डांस किया है, डांस प्रोग्राम किया है, आप बताओ श्वेता जी, स्कूल में परफॉर्म किया है? हेलो? हेलो। हाँ। हाँ, वो सर नेट खत्म हो गया था तो वो फिर कनेक्ट किया दूसरे फोन से। अच्छा, ये कह रहे कि पायलट स्टडी के बारे में आपने जाना है? बताइए आप। हाँ, हम ये पूछे कि पायलट स्टडी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो मेरा पूछने का प्रश्न ये था कि क्या आपने कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया डांस में या किसी भी प्रोग्राम में? हाँ, वैसे तो नहीं किया, वैसे कभी स्पोर्ट्स वगैरह में से साथ में खेले उसमें किया है। अच्छा, डांस में पार्टिसिपेट किया है? नहीं। किस में पार्टिसिपेट किया, कोई एक्टिविटी थी ऐसी? जैसे साथ में खड़े होके गाते हैं वो चीजें ऐसे अच्छा, होती हैं, मतलब प्रोग्राम होते गाना हैं गाने में ना, वो। हम्म। सिंगिंग का शौक था आपको? हाँ, पहले था, अब नहीं। अरे ये क्या, जो आपको है, मतलब बाय नेचर मिला है, वो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, बाय नेचर। जैसे सचिन तेंदुलकर से कह दो कि भाई वो 50 साल के हो जाए और तब भी उनके बैट पकड़ाओ, तो उनके अंदर लालसा रहेगी, नहीं मैं खेल लूंगा। उसी प्रकार आपके अंदर हाँ भी जो वो है, आपके डांस, और हाँ वो डांस जो तो है एक तरीके। कभी कभार गुनगुना लेते हैं ऐसे ही, कभी कभार मतलब मन होता है तो वैसे वैसे नहीं, नहीं। आपको मैं बताऊं, डांस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो आप किसी प्रकार का कहीं पर भी, कोई जिम कुछ भी एक्टिविटी मत करो, लेकिन यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट या 15 मिनट डांस करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी जो है एक्सरसाइज पूरी कर लेगी। वो मतलब आपकी बॉडी एनर्जी आपको खुद ही पर खुद मिल जाएगी, और जो और लोगों को हेल्थ से हेल्दी होने की जो शिकायत आ जाती है, किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, उन सब चीजों से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप नहीं करते हो तो आप डांस जरूर करो, एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज के रूप में माना जाता है, ठीक है, तो आप उसको स्टार्ट कर लो, आपके लिए बेटर होगा, आपकी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं कि आपने जैसे बोला सिंगिंग के लिए, ठीक, तो सिंगिंग में भी आप लोग देखते होंगे कि उसमें गर्म पानी करके गले की खराश को हटाते हैं, इलायची खाते हैं, और जिनको गला जो है थोड़ा साफ करना होता है, तो उनको शहद भी खाना पड़ता है। तो तमाम तरीके की ये प्रक्रियाएं करते हैं। तो आपने भी बचपन में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा, तो टीचर डेली कहते हैं बेटा इधर आओ और चलो गाना गा के सुनाओ जो आपको स्टेज में परफॉर्म करना है, ठीक, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन करा आपने, लेकिन मान लो जैसे कल प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के एक दिन पहले आपको उस स्टेज पर खड़े करके आपको पूरा पूरा गाना कराते हैं, नहीं कराते, सिखाते हैं कि दिखाओ क्या सीखा इतने दिन में, आप करवाते हैं नहीं करवाते, बताइए?
जी ठीक, तो करते हैं। तो एक दिन पहले जो डेमो, जिसको बोलते हैं डेमो करना, तो डेमो को ही हम पायलट स्टडी बोलते हैं कि डेमो में ही हमको पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कहां पर हम परेशान हो रहे, कहां भटक रहे। मतलब कोई भी काम करने से पहले जो पायलट स्टडी करी जाती है, वही आपका ये क्या जो आपको पहले करी जाती है डेमो के रूप में या रिहर्सल। पायलट स्टडी में क्या होता है कि हम लोग जो कोई भी वर्क, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट या कोई भी काम करने आते हैं, तो उससे पहले रिहर्सल करते हैं। जो रिहर्सल करते हैं या जो डेमो देते हैं, हम लोग कहते नहीं कि आपको कोई काम करना तो पहले डेमो दो। जब कभी हम कोई टीचिंग कॉलेज स्कूल के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले डेमो हमें करके दिखाओ पहले कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। तो जब कभी किसी भी काम को करने से पहले जो डेमो देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पायलट स्टडी कहलाता है आपका। क्लियर है आपका? क्लियर है? बताइए। जी सर, जी सर क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, आप संगत चर की बात करेंगे, ठीक है, जिसको रिलेवेंट वेरिएबल बोलते हैं। आपके सिलेबस में रिलेवेंट वेरिएबल है? बताओ, सिलेबस खोला है आपने? नहीं सर। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे संगत चर के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। संगत चर या इसको कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी ना। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब या हम कह सकते हैं, चलो इसी को नाम देते हैं हम लोग, इसको कितने नाम है ये भी लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाह्य चर की। भाई स्वतंत्र चर हो गए, अब आप उसी के सामने जो है बनाते चलिएगा ना, या बाद में भी बना लीजिए जैसा आपका इच्छा। हम लिखेंगे बाह्य चर, बाह्य चर, ठीक है। बाह्य चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। एक तो नाम ये हो गया, दूसरा नाम इसी को हम लोग बोलते हैं संगत चर। क्या बोलते हैं? संगत चर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेवेंट वेरिएबल। एक ही है सर या अलग अलग है? एक ही है, जैसे अथवा करके नाम नहीं होते वैसे ही है। जैसे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टिमुलस वेरिएबल हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल वेरिएबल। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही? हेलो? जी सर आ रही है। ओके, चलो कंट्रोल वेरिएबल, तो ये तीन नामों से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए इसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी स्वतंत्र चरों और आश्रित चर को हम छोड़ेंगे नहीं कहीं पर भी, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसका प्रयोग कहते हैं संगत चर मनोवैज्ञानिक शोध में उपयोग किया जाने वाला तीसरा और सबसे प्रमुख चर होता है, ठीक है। जितने भी रिसर्च होते हैं वो साइकोलॉजिकल तौर पे ही किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, चाहे आप कोई भी रिसर्च उठा लो, उसमें आपका साइकोलॉजी जरूर इन्वॉल्व होती है आपकी। तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग ये जो है तीसरा चर कहलाता है। कौन? जिसको हम बाह्य चर बोलते हैं, संगत चर बोलते हैं, या नियंत्रण चर बोलते हैं हम लोग। क्लियर? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ सही है। हाँ सर रिकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि अगर कुछ भी छूटेगा तो मैं बाद में देख लूंगी एक बार। हाँ रिकॉर्डिंग में चला रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसी को हम लोग बहिरंग चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिरंग भी बोलते हैं, बाह्य चर बोलते हैं। क्या होता है? बहिरंग चर। नाम इसके थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम बहिरंग चर भी बोलते हैं, बहिरंग। ठीक है, बहिरंग चर के नाम से भी जाना जाता है। इसको नियंत्रण चर भी कहते हैं, या इसको अस्त व्यस्त कर देने वाला चर भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इसको भी लिख लीजिएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल भी लिख लीजिएगा। तो अब इसके 4 नाम हो गए आपके। कितने? 4 नाम हो गए हैं। ठीक है, एक्सट्रेनियस, रेलेवेंट, कंट्रोल और कंफाउंडिंग वेरिएबल। ये चर, ये देखिए इसके कितने बाह्य चर के क्या नाम है? बहिरंग चर नाम है आपके, संगत चर है, कंट्रोल चर है आपका, और कंफाउंडिंग वेरिएबल जिसको हिंदी में कहते हैं अस्त व्यस्त कर देने वाला। अस्त व्यस्त कर देने वाला, अस्त व्यस्त कर देने वाला चर। अब देखिए, इतने पॉइंट लिख लिया आपने। तो कहते हैं संगत चर वैसे चर कहलाते हैं जिसका प्रभाव जो है आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। मतलब इसके प्रभाव, संगत चर वे चर होते हैं जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता आश्रित चर पर पड़ने से रोकता है। आप लिख लीजिए, ये वे चर होते हैं। मेरी आवाज आ रही श्वेता जी? आ रही है। हाँ लिखिए, ये वे चर आ रही होते है। हैं जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से रोकता है शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता। आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। हो गया सर। ठीक, अब यहाँ पर शोधकर्ता क्या करता है कि संगत चर जो होता है ये भी एक क्या करता है, स्वतंत्र चर की तरीके ही काम करता है। क्यों स्वतंत्र चर की तरीके काम करता है? क्योंकि ये प्रभाव किस पर डाल रहा है? आश्रित चर पर डाल रहा है। अब रिसर्चर क्या करता है, शोधकर्ता ये चाहता है कि हम केवल स्वतंत्र चर पर ही हम प्रयोग करें और इसको जो है कंट्रोल कर देता है, इसीलिए इसको कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसको जो है वो रोकने का प्रयास करता है। जब कभी हम किसी को रोकने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्लियर पॉइंट कि इसको नियंत्रित चर क्यों कहते हैं? क्लियर है? नहीं समझे अभी? जैसे मान लो स्वतंत्र चर का भी, ये मान लो एक ए है, ये बी है और ये सी है, ये स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका। और ये आपका ये सब चर है आपका। ठीक है, और ये आपका आश्रित चर है। क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर रिसर्चर ये देख रहा है कि इसका प्रभाव तो इस पर पड़ रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है। क्या कर रहा है? इसका प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है। तो रिसर्चर क्या करेगा भाई, इसके प्रभाव को ही कंट्रोल कर देगा। क्या करेगा? क्योंकि जो वास्तविक प्रभाव पड़ना है वो तो जो है स्वतंत्र चर से ही पड़ना है, लेकिन आश्रित चर, कभी कभी देखा होगा कि हम लोग घर की बातों को तो सुनते हैं, लेकिन बाहर के भी कोई दोस्त मित्र यार कुछ भी होते हैं तो वो जरा सी बात कहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी हो जाता है। आपने ये देखा होगा, देखा कि नहीं देखा बताइए? हाँ। ठीक, तो बाहर वाला जो होता है कुछ समय के लिए आता है और हमारे ऊपर कुछ बातें बोलता है और उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो रिसर्चर क्या करता है कि इसके प्रभाव को रोकता है, क्योंकि अगर इसके प्रभाव को नहीं रोकेगा तो इसका जो रिजल्ट हम चेक करना चाहते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, मिक्स हो जाएगा भाई, कभी इसकी बात सुनेगा कभी इसकी बात सुनेगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसका इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो ए की वजह से होगा या सी की वजह से होगा, पता ही नहीं चलना है। अब कोई एक बालक है वो, हाँ
कोई एक बालक है वो मेरे पास भी पढ़े और लोगों के पास भी पढ़े, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका डेवलपमेंट अगर हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है। कोई अगर शोध करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। तो रिसर्चर क्या करता है, इसको आप नहीं जानना चाहता है, इसको रोकना चाहता है, ठीक, इसको रोक के जो स्टडी करी जाती है वही आप, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, कंट्रोल वेरिएबल बोला गया है। आ गया समझ में। ठीक, अब यहाँ पर अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये कंट्रोल है और दूसरा होता है कंट्रोल्ड। ठीक, ये नियंत्रण चर है और ये नियंत्रित चर है, दोनों में अंतर होता है। क्यों बता रहे, क्योंकि बहुत से लोग इसको दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से लोग इसको एक ही समझ लेंगे ना, क्यों जी, आपको हाँ समझते हैं ना एक ही चर। तो कैसे आप देखो, इसमें कहता है जैसे कैंटोविज और रोडिगर ने कहा है, उन्होंने कहा कि नियंत्रित चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर है। क्या है, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि नियंत्रित चर एक प्रकार का, नियंत्रित चर एक प्रकार का, दोनों में डिफरेंसेस बता रहे हैं ये कैंटोविज, लिख लीजिएगा। कैंटोविज एंड रोडिगर, ठीक है, कैंटोविज और रोडिगर ने क्या कहा है, लिखिए, नियंत्रित चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, लिख लिया कि नियंत्रण चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर होता है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है, जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। लिख लिया, लिख लिया सर। स्थिर क्यों रखा जाता है इसे? हाँ हाँ, लिखिए, ये नियंत्रित कर दिया जाता है क्योंकि इसके प्रभाव को चेक करना नहीं चाहता है, इसका गलत प्रभाव पड़ जाएगा ना तो उसका रिसर्च पूरा खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको नियंत्रित कर जाता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा चर होता है जो परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है, यह एक ऐसा चर, उसी में लिखो, उसी उन्हें कैंटोविज और रोडिगर ने ही, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, लिखा है कि नियंत्रण चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर होता है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। यह एक ऐसा चर होता है जो, लिखे, यह एक ऐसा चर होता है जो परिवर्तित, जी आगे बोलिए। हाँ, यह एक ऐसा चर होता है जो परिवर्तित नहीं होता है क्योंकि प्रयोगकर्ता द्वारा इसे नियंत्रित कर दिया जाता है। ठीक, ठीक है जी सर। अब देखो, नियंत्रण और नियंत्रित में आप समझ में आ गया। नियंत्रण चर वो होता है जो प्रभाव डालता है और जब उसको पकड़ के रख लिया जाता है तब वो कहलाता है नियंत्रित चर। जब तक वो प्रभाव डाल रहा है उसके प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रहा है, जब वो पकड़ के रख लिया जाता है तो उसे ही हम कंट्रोल्ड वेरिएबल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप देख लो, उसमें कहता है कि पुरस्कार, मतलब सीखने पर पुरस्कार के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जिस प्रयोग का वर्णन किया गया था उसमें बहुत से चर, जैसे बच्चों की आयु, यौन और जो है संख्या, पाठ का स्वरूप, समय, प्रयास आदि चीजों को क्या किया, नियंत्रित करना अनिवार्य था। अब जैसे हम और आप सिलेबस पढ़ रहे हैं
तो हम लोग एक कंट्रोल वेरिएबल आपकी मेंटेलिटी को देखकर, आपके सेक्स को देखकर, आपके लेसन प्लान को देखकर, सेक्स इन द सेंस कि मेल है कि फीमेल ये देखकर, और लेसन का मतलब जो हमारा सिलेबस है करिकुलम उसको देखकर, फिर टाइम मैनेज करना है, फिर आप प्रयास कितना करते हैं, इन सब चीजों को नियंत्रित करना। ठीक है, क्यों करना? क्योंकि इन सब चरों को जो सभी स्वतंत्र चर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, किसमें आते हैं? सभी जो है स्वतंत्र चर की श्रेणी में आते हैं, का प्रभाव आश्रित चर पर सीखने पर ना पड़े, इसका हमको ध्यान देना पड़ता है। हमको सिलेबस तो लेकर चलना है, लेकिन सिलेबस का ज्यादा प्रभाव आप पर ना पड़े कि जिससे आप सीख ना पाए। कि आप हमारे अंदर ऐसा मतलब जब कभी रिसर्चर क्या करता है कि भाई मेल हो चाहे फीमेल हो उसको एक जैसी ही कंटेंट दिए जाना चाहिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब ये नहीं कि फीमेल है तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मेल है तो थोड़ा खराब पढ़ा दिया, या जस्ट इसका अपोजिट कि मेल है तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, फीमेल है तो मतलब फीमेल को ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया, मेल को नहीं अच्छा पढ़ा ना। इसमें सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। क्लियर पॉइंट? बताइए। क्लियर है सर। हाँ, क्लियर। अब यहाँ पे कहते हैं इनके प्रकार भी होते हैं, इनको 3 प्रकार बताए गए हैं इसके। ठीक है, इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, इसके 3 प्रकार हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? 3 प्रकार में नंबर 1 पर आपका आता है, नंबर 1 पर आपका आता है सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। लिखिए पहला, सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। ठीक है, पहला तो ये हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोज्य संगत चर। ठीक है, पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा बोलते हैं स्थितिगत संगत चर, जिसको सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन, सिचुएशन या सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल। ठीक है, या स्थिति या परिस्थिति। और तीसरा पॉइंट जो है जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, सीक्वेंस वेरिएबल, सीक्वेंस आप लिखिए, सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। ठीक है, सीक्वेंस रिलेटेड रिलेवेंट वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं अनुक्रम संगत चर। ठीक है, अनुक्रम संगत चर। क्लियर पॉइंट? यहां पर ये 3 पॉइंट है आपके सामने। करें? बताएं आगे। हाँ सर, इनके चल, बारे में अभी पढ़ाएंगे आप बाद में? अब जैसा आप बताओ, आप ही अकेले हो, कल करना हो कल करो। तो हाँ, कल करा दीजिए, क्योंकि चल, ये रिकॉर्डिंग तो आप डाल दोगे ना टाइम से? हाँ अभी डाल देंगे इसको। क्योंकि ठीक है, थोड़ा काम भी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ रहे हैं, काम तो रहेगा ही। चलिए, ठीक है, तो कल ठीक, करा दीजिए। ठीक है, ओके ओके। हैव ए नाइस डे, गुड डे।